नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ ट्रेड यूनियन एक्ट के संदर्भ में व्यवसाय संघ अधिनियम के संदर्भ के अंदर बातचीत करूंगा। देखिए, जो व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 है, ये भारतीय जो श्रम संघ आंदोलन है उसका एक मील का पत्थर है और उसी रूप में उसको याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। जहाँ तक बात करें कि भाई इसके पीछे कारण क्या थे और क्या वो घटनाएं थी जिन्होंने इसको प्रभावित किया वैश्विक रूप से और भारतीय जो श्रम संघ आंदोलन था उसको, तो मेरा जो मानना है वो ये है कि भाई देखिए, मानव की व्यक्तिगत और जो मूल जो प्रवृत्ति है वो सामूहिकता के अंदर रहने की है, समूह में रहने की है। तो जो मानव की जो मूल प्रवृत्ति है एकांत की नहीं है, सामूहिकता की जो मूल प्रवृत्ति है उसी के मद्देनज़र कहीं ना कहीं आदिकाल से ऐसा होता आया है कि भाई वो हम समूह में व्यवहार करना, समूह में बात करना पसंद करते हैं। तो एक तो मानव की मूल प्रवृत्ति थी और जो मुख्य जो कारण था वो तो औद्योगिकरण था ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था ही था। और ज़रूरत भी एक विकसित राष्ट्र के अंदर, एक विकासशील राष्ट्र के अंदर ज़रूरत इस बात की भी होती है कि वहाँ की जो ट्रेड यूनियंस हैं, वहाँ के जो श्रम संघ हैं वो काफ़ी मजबूत और विकसित रहें, उनका जो विस्तार है वो काफ़ी कई लोग इस संदर्भ के अंदर अपनी बात कहते हैं कि भाई औद्योगिक जो शांति के लिए एक विकासशील देश के अंदर अधिक श्रम संघों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता, चूँकि एक विकासशील देश के अंदर ज़रूरत इस बात की भी उतनी ही है कि एक संस्था हो, एक संघ हो जो उन लोगों की बात को कह सके जो अपनी बात को प्रभावी तौर पे, पुख्ता तौर के ऊपर नहीं कह सकते। अभी भी जो अशिक्षा है, पिछड़ापन है, असंगठन है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो शोषण की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर रोक लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रभावी श्रम संघ, अच्छे श्रम संघ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक योगदान देते ही हैं। औद्योगिक अशांति नहीं, इनसे मेरा जो मानना है वो ये है कि औद्योगिक शांति की स्थापना होती है। तो यदि हम बात करें कि भाई इसके पीछे कारण क्या थे, तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ या ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, और इंग्लैंड का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसी के साथ साथ वहाँ पे श्रम संघों की भी स्थापना होती चली गई। हालांकि जो प्रारंभिक जो दौर था वो नाइट क्लब और हड़ताल समिति और सहायता समितियों के रूप के अंदर इनका देखा गया, और फिर धीरे धीरे सने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और विकास जो प्रारंभ हुआ उसी के साथ साथ इनका विकास श्रम संघों का भी, ट्रेड यूनियंस का भी चालू हो गया। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो ट्रेड यूनियन का जो आंदोलन था वो काफ़ी बाद में चालू हुआ, और उसके पीछे कारण ये था कि हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर था वो काफ़ी बाद में आया। और उस के यदि मैं आंकड़ों की आपके साथ बात करूँ तो देखिए 1882 के अंदर भारत और बर्मा के रेलवे के जो श्रमिक थे, रेलवे के जो वर्कर्स थे, उनकी एक यूनियन का एक प्रमाण मिलता है। और ये बात अलग है कि इसमें जो ब्रिटिश जो लोग थे उनका प्रभुत्व था और उनकी संख्या भी अधिक थी। और हाँ, इसका उस दौर के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन भी किया गया, इस रेलवे जो वर्कर्स जो यूनियन थी इसका। तो इसके बाद 1908 का जो मॉरिसन एक कमीशन आया, उसने कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता और बॉम्बे यही हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर शुरुआती दौर के अंदर प्रमुख महानगर थे। शेष भारत में तो बहुत बाद के अंदर ये सब कुछ हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारी चीज़ें। कलकत्ता और बॉम्बे, तो इन दो महानगरों के अंदर ही ट्रेड यूनियन जो आंदोलन था उसका प्रादुर्भाव अच्छे तौर के ऊपर देखने को मिला। तो जो मॉरिसन कमीशन था 1908 का, उसने दो यूनियंस का जिक्र किया है वहाँ पे कलकत्ता में। एक का नाम था मुस्लिम संघ और दूसरे का नाम था इंडियन लेबर यूनियन। जो मुस्लिम जो संघ था उसके पास 100 रुपये का कोष हुआ करता, 100 रुपये का उनके पास फंड था, और उसके जो सब मेंबर थे वो हज़ारों में थे, हालांकि अलिखित इसका प्रमाण मिलता है। तो
ये जो फंड था इसका यूज़ करते थे जो बीमार और जो बेरोज़गार जो श्रमिक जो हो जाते थे उनको भाड़ा देने के लिए, उनको किराया देने के लिए, कि जिससे कि वो अपने घर पे वापस जा सकें। कुल मिला के सोनू सूद की भूमिका के अंदर मुस्लिम यूनियन था। हमने देखा लॉकडाउन के अंदर कि किस तरह से उस अच्छे एक उम्दा कलाकार ने और उम्दा तरीके से जब सब व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थी तो उसने योगदान दिया। खैर, अगर इंडियन लेबर यूनियन की हम बात करें तो इंडियन लेबर यूनियन की जो भूमिका थी वो एक कानूनी पहलू के रूप में आती है, क्योंकि एक तो इनके जो अध्यक्ष थे वो एक बैरिस्टर थे, और दूसरा ये था कि इन्होंने जो बजबज जूट मिल्स थी उनकी हड़ताल के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया था आयोग के सामने। अगर हम भारत के श्रम संघ आंदोलन के उद्भव की बात करें तो जैसा कि मैंने निवेदन किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ 19वीं सदी के उत्तरार्ध से इसका प्रारंभ माना जाता है। और चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और कल कारखाने भी तभी अस्तित्व के अंदर आए थे। जैसे कि पहली सूती मिल बॉम्बे में लगी 1853 में, उसके बाद बंगाल के रिसडा के अंदर 1858 में एक जूट मिल की स्थापना हुई। तो जूट मिल और सूती मिलें ही हिंदुस्तान में शुरू के अंदर लगी थी। फिर उसके बाद रेलवे लाइन, जैसा कि पहली रेलवे लाइन 1852 में डाली गई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत है वो रेलवे लाइन से मानी जाती है। और फिर उसके बाद जो शोषण की जो घटनाएं हुई वो तो कहीं ना कहीं वो तो प्रमुख कारण रहा ही रहा, जिसने लोगों को एक कर दिया कि आप शोषण के विरुद्ध अकेले लड़ाई प्रभावी तरीके से नहीं लड़ सकते और इकट्ठी ही लड़ाई इसके खिलाफ लड़ी जा सकती है। बल्ब का आविष्कार हुआ, बिजली का आविष्कार हुआ, जिसने दिन और रात की दूरियों को समाप्त कर दिया। जो खान थी वो तो आज भी आप देखते हैं असम में और गाय बगाए कभी कभार घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। जो अवैध जो कोयला खदानें हैं, जो लोहे की खदानें हैं और जो दूसरे तरह के पत्थर की जो खदानें हैं, उनके अंदर किस तरह की घटनाएं अभी आज दिन तक भी घटित होती हैं। उस दौर के अंदर तो वो मौत के कुएं थे। महिलाओं के और बच्चों का जो शोषण था वो काफ़ी बुरे दौर में था। जो चाय बागान जो हैं उसमें भी आज के दिन भी उनके हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और वो तो बड़ा ही शोषणकारी और दमनकारी प्रवृत्ति का दौर था। तो ये सब घटनाएं और ये सब व्यवस्थाएं कारण बनी कि जो हिंदुस्तान का जो मज़दूर था उसने अपने आप को इकट्ठा करना शुरू किया। यदि हम संस्थानिक रूप से हम बात करें और इसके आरंभिक स्वरूप की बात करें तो ये एक जो स्वरूप जो निकल के आया वो समाज सुधारकों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। राजा राम मोहन राय थे, शशिपद बनर्जी थे, अतुल मुखर्जी थे, पीसी मजूमदार थे, ये लोग थे। इन्होंने बड़ा योगदान दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा, बाल विवाह के ऊपर रोक लगाई उनके प्रयासों से, और इन्हीं प्रयासों के मद्देनज़र उन्होंने योगदान दिया कि भारत के जो श्रमिक हैं, जो भारत का जो मज़दूर है, उसको शोषणकारी व्यवस्थाओं से उन्मुक्त किया जाए। और बॉम्बे के अंदर और मद्रास के अंदर, मद्रास चेन्नई तात्कालिक रूप से मद्रास कहा जाता था, उसमें लोखंडे थे, वीपी वाडिया थे। इन लोगों का बड़ा योगदान रहा कि एनएम लोखंडे और वीपी वाडिया, इन्होंने जो कपड़ा मिलें थी उनको, जो मज़दूर थे उनको संगठित किया। 1919 में फिर आईएलओ की स्थापना होती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना होती है 1919 में। और 1920 में आईएलओ की स्थापना के तुरंत एक साल के बाद आप देखिए महात्मा गांधी का विज़न आप देखिए। उन्होंने अहमदाबाद के अंदर मजूर महाजन संघ की स्थापना कर दी। और आज भी ये जो यूनियन है ये बड़ी ही उत्कृष्ट कार्य हिंदुस्तान के जो श्रम संघ आंदोलन है उसमें निभा रही है। और 1920 के बाद जिसमें महात्मा गांधी का जो मजूर महाजन जो संघ था अहमदाबाद में, उसकी स्थापना के बाद
1920 में ये एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भारत के श्रम संघ आंदोलन में एक मील का पत्थर है, जिसने एक बिखरे हुए श्रम संघ आंदोलन को केंद्रीयकृत रूप से एक दिशा प्रदान करने का काम किया। अब ये दौर आ चुका था कि एक केंद्रीय शक्ति की भूमिका के अंदर इंटक आ गया और एटक ने, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक केंद्रीय जो शक्ति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वस्तुतः हिंदुस्तान के जो श्रम संघ का जो आंदोलन है उसको एक दिशा प्रदान की और एक नए संगठन से एक परिचय करवाया गया। फिर 1926 के अंदर तो ये एक्ट आ ही गया था और इसने रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, उन्मुक्तियों के संदर्भ के अंदर बातचीत की गई और ज़रूरी कर दिया गया कि उन दशाओं को निर्धारित कर दिया गया कि जिसके अंदर मान्यता देना ज़रूरी था, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हालांकि फिर उसके बाद 1947 के अंदर देश आज़ाद हो गया और फिर श्रम संघ आंदोलन के अंदर भी एक बिखराव का दौर चालू हुआ। और ये जो बिखराव का जो दौर था वो कुछ इस तरह से था कि जो राजनीतिक जो जमात जो थी, जो राजनीतिक जो शक्तियां थी, उनके अंदर भी बिखराव का दौर चालू हुआ। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर एटक के बाद अपना एक अलग से संगठन बनाया और नाम रखा गया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक। आज भी केंद्रीय श्रम संघ के रूप में कार्य करने लग रहा है। और इंटक की जो स्थापना थी वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो मजदूर जो तबका था उसको कांग्रेस के साथ जोड़ने की रही। फिर उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी का भी एक दौर था और सोशलिस्ट पार्टी ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि UTUC की स्थापना की। फिर इसके अंदर भी बिखराव का, सोशलिस्ट पार्टी में भी विभाजन आया और फिर हिंद मजदूर सभा जो थी उसको फिर से एक बार विभाजित किया गया। इसी तरह से फिर जनसंघ का उदय होता है और जनसंघ ने भारतीय मजदूर संघ, जो आज के दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो श्रम संघ है, उसकी स्थापना की। तो जो भारतीय मजदूर जो संघ है उन्होंने BMS जिसको हम कहते हैं, तो जो जनसंघ वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी आप कह सकते हैं, तो उनके जो समान जो वैचारिक जो विचारधारा के लोग थे उन्होंने कि भाई जो श्रम का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उद्योगों का श्रमिकीकरण होना चाहिए, देश का औद्योगिकरण होना चाहिए, इस तरह की उन्होंने बातें की कि भाई मई दिवस की बजाय विश्वकर्मा दिवस मनाएं। मतलब वैचारिक रूप से जो उनके साथ जो जुड़ाव वाले लोग थे उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया और उसके अंदर निश्चित रूप से कामयाब हुए। आज के दिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े श्रम संघ के रूप में स्थापित हुए। फिर उसके बाद जो कम्युनिस्ट आंदोलन था उसमें एक बिखराव का दौर आया और उस बिखराव के दौर में जो मार्क्सवादी जो शक्तियां थी, तो जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, CPM, उन्होंने अपना C2 जिसको आप सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते हैं, नहीं, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस C2, इसकी स्थापना की गई। और फिर जो समय बीतने के साथ जिस तरह से क्षेत्रीय दलों का जो अभ्युदय हुआ, तो जो जितनी भी जो क्षेत्रीय जो पार्टियां थी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की थी या फिर साउथ की थी या फिर उत्तर भारत की थी, जहाँ जहाँ एक छात्र संघ, स्टूडेंट यूनियन और श्रमिक यूनियन प्रारंभिक रूप से स्थापित कर दिए जाते हैं किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के अंदर, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अंदर। छात्रों की भूमिका और श्रमिकों की भूमिका ये बड़ी निर्णायक रहती आई है और रहती ही रहेगी।
हर एक जो राजनीतिक दल है वो सबसे पहले स्टूडेंट जो यूनियन युवा शक्ति है उसकी एक विंग स्थापित करता है, जिससे कि युवाओं में और छात्रों के अंदर अपनी पकड़ को, अपनी विचारधारा को स्थापित किया जा सके। और इसी तरह से एक मजदूर आंदोलन को प्रभावित करने के लिए एक ट्रेड यूनियन की स्थापना करता है। और क्षेत्रीय पार्टियों ने प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का एक अलग से ट्रेड यूनियन हो, इस अवधारणा के ऊपर काम करते हुए फिर चाहे डीएमके से संबंधित लेबर प्रोग्रेसिव फ्रंट हो LPF, या फिर CPI-ML से समर्थित ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस हो, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन हो, तो इस तरह से जो श्रमिक संघ हैं उनका भी अस्तित्व हिंदुस्तान में प्रारंभ हुआ। तो हालांकि यदि हम वर्तमान दौर की बात करें तो एक बिखराव का दौर आया, लेकिन ज़िंदगी के अपने जीवन के अपने दबाव होते हैं, ज़िंदगी के अपने कायदे कानून होते हैं, अपने दबाव, तो बिखराव के साथ एक संगठन का रूप भी सामने आने लग रहा है। और अब एक जॉइंट फोरम और फेडरेशन, इस तरह को फेडरेशन और ये सब एक नई जो संकल्पनाएं हैं उनका अभ्युदय प्रारंभ हो रहा है। और जो ट्रेड यूनियंस जो अलग अलग दौर में हैं वो एक फेडरेशन के रूप में, संयुक्त फोरम के रूप के अंदर अब सामने आने लग रही हैं, चाहे वो कर्मचारी यूनियन हो चाहे फिर वो ट्रेड यूनियंस हो। तो इस तरह से धीरे धीरे एक बिखराव के बाद फिर से एक यूनाइट होने का एक नई संकल्पना के रूप में एक दौर प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके साथ बात करूंगा कि अभी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है और उसके कानूनी पहलू क्या हैं, और फिर वर्तमान के अंदर जो केंद्रीय स्तर के जो श्रमिक संघ हैं वो क्या हैं, स्वरूप कैसा है और किस तरह से उनकी स्थापना इत्यादि, और उस संदर्भ के साथ साथ बात करेंगे कि संवैधानिक जो प्रावधान है वो इस संदर्भ के अंदर क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।